हाय फ्रेंड्स, ग्राम टू ग्लोबल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछले 10 दिनों में जो दो बड़ी घटनाएं घटित हुई है पॉलिटिकल रेफरेंस के संदर्भ में 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच उन दो घटनाओं के बीच में दो बड़े नेता सुर्खियों में रहे। एक अपनी हार के कारण चर्चा में रहा, दूसरा अपनी जीत के कारण। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जोहरा ममदानी, जो 4 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इलेक्शन हुए थे, उसमें वो चुनाव जीतते हैं और 14 नवंबर को बिहार स्टेट असेंबली इलेक्शन के परिणाम आते हैं और उसमें प्रशांत किशोर, जिन्होंने जन सुराज नाम से अपनी नई पार्टी बनाई थी, वो चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यानी उनका एफर्ट कितना भी था लेकिन उनको रिजल्ट मिलता है 0। तो फ्रेंड्स, इन 10 दिन में ये दो बड़ी घटनाएं हैं। एक व्यक्ति जो सिर्फ एक सिटी का मेयर चुना जाता है, उसको वर्ल्ड का मीडिया, इंडिया का या फिर जो तमाम तरह के प्लेटफॉर्म है उस पर ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे उन्होंने पॉलिटिकल एरा में एक नए एज की शुरुआत कर दी हो। और अभी जो ये दूसरा फेज है प्रशांत किशोर, इस पर भी अब धीरे धीरे इसका जो विश्लेषण है, इसका डिकोडिंग है, इसकी कमियां हैं और तमाम तरह के सुझाव इस पर भी अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें से ही हमारा ये अपना भी एक प्रयास रहेगा इस चीज़ को समझने का कि क्या प्रशांत किशोर ने कोई गलती की है या फिर बिहार की जनता ने कोई गलती की है या फिर जोहरा ममदानी ने ऐसा कुछ स्पेशल किया है या फिर न्यूयॉर्क जो सिटी है उसके सिटीजन है, उन्होंने कुछ अलग डिसीजन लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे ना तो वोटर्स ने कोई गलती की है ना कोई कैंडिडेट ने कोई गलती की है। तो फिर आखिर में ये ऐसा क्या माजरा है कि एक चुनाव जीत रहा है, दूसरा चुनाव हार रहा है और दुनिया उसको जो जीत रहा है उसको उसी एस्पेक्ट और परसेप्शन और पर्सपेक्टिव से प्रस्तुत कर रही है, जो हार रहा है उसको भी एक अलग नज़रिए से पेश किया जा रहा है। जोक्स बनेंगे, हंसी मजाक उड़ाई जाएगी प्रशांत किशोर की और कुछ मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे, मतलब बोले तो उपदेश। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, लेकिन हम सबके बीच में ये भी खोजेंगे कि अपने लिए भी क्या इसमें कुछ छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम अब बिना कोई इधर उधर की बात किए हुए सीधे सरल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, दोनों ही चुनाव अलग है क्योंकि एक सिर्फ सिटी मेयर का है और एक पूरा स्टेट का है। तो हम चुनाव की बात नहीं करके सिर्फ हम दो लीडर की बात कर रहे हैं। जोहरा ममदानी की बात हम पहले करते हैं, उसके बाद हम प्रशांत किशोर की करेंगे और उसके बाद हम कुछ इसके दाएं बाएं की हम भी बात करेंगे कि आखिर में और क्या चीज़ है जो हम इसके साथ साथ जान सकते हैं। तो जोहरा ममदानी एक यंग चुनावी स्ट्रेटजिक्स है। दुनिया उसको पॉलिटिकल लीडर के रूप में प्रस्तुत करे, लेकिन आज की सेशन में हम इसको एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में ही रखते हैं, जो 1 साल पहले अपनी रणनीति स्टार्ट करता है और चुनावी जो पोलिंग एजेंसियां है उसको मात्र 1% के रूप में दिखाती है कि भाई जोहरा ममदानी के न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव जीतने के चांस मात्र 1% है। लेकिन 1 साल में वो अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ता है, डोर टू डोर कैंपेन करता है, सड़क पर जाकर लोगों को मिलकर अपनी बातें बताता है और ऐसे मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित करता है और उन पर उनको कन्वेंस करता है जो उनकी करंट प्रॉब्लम है। जोहरा ममदानी मुख्य रूप से 4-5 चीज़ों को न्यूयॉर्क सिटी में वो लेके आता है। वो अपनी इस दौरान उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाता है कि वो मुस्लिम है। उस कंट्री में जहाँ पर हम देखें कि 9/11 के दौरान एक बहुत बड़े
हवाई हमले हुए थे, प्लेन हाईजैक करके बिल्डिंगों में घुसा दिए थे, और उसके सरगना था ओसामा बिन लादेन, जो एक अलकायदा टेरर संगठन को चला रहा था। उसी कंट्री में न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, उसमें वो व्यक्ति जोहरा ममदानी चुनाव जीत जाता है। तो यानी कुछ न कुछ रणनीति तो काम हुई है। तो उसके तहत वो 4-5 मुद्दे उठाता है कि एक तो क्या है कि वहाँ पे जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है न्यूयॉर्क सिटी में, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। बोलते हैं कि एक दुकान लेना, चलाना, मकान खरीदना, ये काफ़ी महंगा होता जा रहा था। उसके बाद उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी महंगा हो रहा था, और लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। तीसरा उन्होंने उठाया था कि मुद्दा की जो सैलरी है वर्कर्स की, हम स्थानीय लोगों की बात ही कर रहे हैं, मेन यूएस सिटीजन की, उसमें भी थोड़ा चेंज आता है कि भाई हमारी सैलरी कम है क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। इस तरह ऐसे कुछ मुद्दे उठा के वो जो न्यूयॉर्क का मध्यम वर्ग है उसको कन्विंस करने में सफल रहता है। लगभग 50.4% वोटिंग प्राप्त करता है और वो मेयर का चुनाव जीत जाता है, और इसे एक हिस्टोरिकल विक्ट्री के रूप में मीडिया इसको दिखाता है, और इसकी चर्चा अपने इंडिया में भी काफ़ी होती है। अब हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की, जो बिहार में पिछले 3-4 साल से हार्ड तौर मेहनत कर रहे थे, गांधी जी की तरह लोगों से जागा के मिल रहे थे। उनको लॉजिक और तर्क के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे थे कि बिहार वासियों, तुम इंडिया में काफ़ी पिछड़ गए हो, यानी अदर स्टेट की तुलना में, तो तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। वो लोगों को समझाते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा खास प्रॉफिटेबल नहीं है उनके बच्चों के लिए, जो माइग्रेशन प्रॉब्लम है बिहारियों की, जो एक तरह का पूरी इंडिया में, कि प्रशांत किशोर खुद कहते हैं हर स्टेट में आपको बिहार का मजदूर मिल जाएगा। ऐसे तमाम तरह के लॉजिक वो देते हैं। कुछ लॉजिक वो कास्ट पर भी देते हैं कि भाई कास्ट का नेता क्या आपका कल्याण कर रहा है। कुछ वो जो वर्तमान लीडर है नीतीश कुमार, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं और लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि इनके साथ आपका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। लेकिन इन सब चीज़ों में वो एक रैशनैलिटी यानी तर्क का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल लॉजिक से किसी को समझाना कोई गलत है नहीं, कन्विंस करना मतलब लोग लॉजिक से कन्विंस होते हैं, इसमें भी सच्चाई है।